निकलो यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम जी मैम, हम ठीक ठाक, आप सुनाएं। बच्चों अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और जी क्लासेस कैसी जा रही हैं आपकी? अच्छी जा रही है मैम। सही जा रही है, अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, आपको कोई रिजल्ट अपलोड हुआ है? आई थिंक नहीं हुआ। नहीं मैम, नहीं हुआ। नो मैम। पता नहीं, अभी हमें रिजल्ट मिले नहीं हैं आपके। वो जैसे ही मिलेंगे उसके बाद ही अपलोड हो सकेंगे। होप सो इस वीक में मिल जाएंगे। जी बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेस्टिंग स्टार्ट की थी। टेस्टिंग से रिलेटेड टेस्ट क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर उससे हमने देखा था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। फिर उसके साथ साथ हमने ओवरऑल, अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि फलां चीज़ जो है वो एक्चुअली इज़ अ स्पेसिफिक टेस्ट, तो उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तभी हम कह सकेंगे जी हाँ ये टेस्ट है, अदरवाइज नहीं। फिर हमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन देखी थी, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन था, सैंपल ऑफ बिहेवियर था, स्कोरिंग मेथड था, नॉर्म्स थी। फिर उससे रिलेटेड आपकी कोई ना कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन से रिलेटेड था। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने देखा था कि टेस्टिंग एक्चुअली स्टार्ट कब हुई थी फर्स्ट टाइम। जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों को लगा कि टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो सोल्जर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे थे। तो वहाँ पर सिर्फ साइकोथेरेपी इनफ नहीं थी। सबसे पहले ये जानना भी ज़रूरी था कि अगर कोई पर्सन किसी भी किस्म की परेशानी में मतलब मुब्तला है या उसको ओवर फील कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है, वो किस चीज़ का बैकग्राउंड है। ठीक है। फिर बच्चों हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों ने क्या देखा था, और हम लोगों ने बच्चों ये चेक किया था कि जब हम बात करते हैं टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग की कुछ टाइप्स होती हैं, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की कुछ जनरल टाइप्स थी, कुछ टाइप्स थी जो कि बेस कर रही थी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे या स्पेसिफिकली स्कोरिंग के प्रोसेस पे। कुछ टाइप्स थी जो कि अपनी नेचर वाइज थी कि अगर आपने इंटेलिजेंस मैयर करनी है तो ये वाले टेस्ट होंगे, अगर आपने पर्सनैलिटी ट्रेड्स को मैयर करना है वो किस तरह से मैयर करेंगे, और अगर आपने एप्टीट्यूड को मेजर करना है तो वो किस तरह से मेजर किया जाएगा, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किस तरह से होगी, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ये चीज़ें डिफर जा रही है। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट काउंसिल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्पेसिफिकली वर्क करती हैं कि अगर कोई टेस्ट बनाया जाए तो वो एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फुलफिल करे, तो वो गाइडलाइंस हमें वो प्रोवाइड करती हैं। उनमें से कुछ गाइडलाइंस आपको पढ़ने के लिए दी गई थी, पढ़ी है आप लोगों ने बच्चों? एमएससी आज पढ़ने के लिए दी थी या थर्सडे वाली क्लास में? मैम थर्सडे वाली क्लास में। थर्सडे वाली क्लास में, ओके ओके, चलो ठीक है जी। थर्सडे वाली क्लास में फिर हम लोग देखेंगे, पढ़ लीजिएगा आप उसको प्लीज़। अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपके साथ बुक्स भी शेयर कर दी थी। एमएससी प्लीज़ बच्चों चीज़ों को साथ साथ ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ें बाद में आपके लिए ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगी एट दी एंड या एट द टाइम ऑफ पेपर। तो जितना ज़्यादा, और मैम भी पीछे से, हाँ जी 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 कराऊँ? मैम शोर आ रहा है आपसे पीछे से। तो मैं क्या करूँ? मैम साउंड अजीब सा। अब भी आ रही है? नहीं मैम अब आप नहीं आ रही। अच्छा, तो फिर हम उसको देखते हैं। अब मतलब मैं आपको ये कह रही थी कि आप ये साथ साथ इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पेपर में स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपने उसका ही आंसर देना होता है। अगर आप कोई आंसर और लिखेंगे तो उसके आपको मार्क्स, मतलब मजबूरी है, टीचर का दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता स्टूडेंट को 0 मार्क्स देने का, लेकिन फिर मजबूरी में आपको वो मार्क्स हमें देना पड़ते हैं। जैसे आपने अपने टॉलरेंस के पेपर में मिड मीडियल कारनामा सरंजाम दिया है, बहुत से लोगों ने, सबने नहीं, कई लोगों ने, कि हाउ टॉलरेंस शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट्स, मतलब टॉलरेंस जो है वो राइट्स की तरफ शिफ्ट कैसे करती है। तो उसके लिए आपने स्पेसिफिक वो 3 कंडीशंस बताई। वो 3 कंडीशन बमुश्किल कुछ लोगों ने बताई हैं, बाकी लोगों ने जो दिल में आया है उसके बारे में वो बताया।
तो फिर मेरे दिल में भी जो आया है मैंने भी फिर आपको वही नंबर दिए, बल्कि नंबर मेरे दिल में तो जो आ रहे थे वो तो नहीं दे सकी मैं, क्योंकि आपने वो चीज़ लिखी नहीं। तो इसीलिए बच्चों इस तरह की चीज़ों से परहेज किया करें। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, साथ साथ पढ़ लीजिएगा। चलेंगे फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बच्चों जो टॉपिक है वो उससे रिलेट कर रहा है कि हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब आपको मैंने दोनों बुक्स देनी है। अब ये वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना, जिस बुक में मतलब जो बुक आपके रिलेटेड है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से, हिस्ट्री से, उसके प्रैक्टिकल यूजेस से, जिसका जो फर्स्ट कवर है या उसका टाइटल पेज है वो पिंक और ग्रीन कलर का है, ठीक है। ये वाली बुक है एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वाली नहीं है। अब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं बच्चों, या साइकोलॉजिकल टेस्ट हमें मतलब किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, किस तरह से हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उसके काम कौन से ऐसे यूजेस जिसकी बिना पे कहते हैं कि इन यूजेस की वजह से वो बाकी टेस्टिंग से, बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट से या बाकी टाइप ऑफ टेस्टिंग से बिल्कुल टोटली डिफरेंशिएट है। दिस द फर्स्ट वन है क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड वन इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान। उसके बाद है सेल्फ नॉलेज एंड द फोर्थ वन इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड द लास्ट वन इज रिसर्च। अब वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं इन डिटेल कि वो चीजें किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, उनका हमें क्या फायदा पहुंचता है और किस तरह से उन्हें देखते हैं। सबसे पहले उसने बात की है क्लासिफिकेशन। अच्छा बच्चों, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम डिफरेंट, आप कह लो कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर आपको पता है जब आपका रिजल्ट आता है ना टीचर के पास, तो वो मार्कशीट के ऊपर ना ये वो डिवाइड कर देता है, आपकी डिवीजन कर देता है कॉलम से कि इतने स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड दिया है, इतने स्टूडेंट्स ने बी ग्रेड दिया है, इतने स्टूडेंट्स ने ए प्लस ग्रेड दिया है, इतने स्टूडेंट ने ए माइनस ग्रेड दिया है। तो हर टाइप ऑफ टेस्टिंग जो है वो इस तरह से आपके सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है कि वो आप उसको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, उस पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आपने किस कैटेगरी में लाई करना है, किस कैटेगरी में रखना है। जैसे कल मैंने आपसे बात की थी, जब आप बीडीआई यूज करते हैं, बैक डिप्रेशन यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज करते हैं, वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ कैटेगरीज बनाई और उसमें भी हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि जी अच्छा इतने लोग जो हैं हमारी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पूरे कंट्री का, जैसे कंट्री तो बहुत बड़ी बात है, मैंने पूरे अपने सिटी का सर्वे किया, तो उसके बाद मैंने ये देखा है कि जी सिटी में इतने परसेंट लोग जो हैं वो माइल्ड लेवल का डिप्रेशन फील कर रहे हैं, इतने परसेंट लोग जो हैं वो सीवियर लेवल का डिप्रेशन फील कर रहे हैं, इतने परसेंट लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का डिप्रेशन है, प्रोफाउंड लेवल का डिप्रेशन फील कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई भी टेस्ट है सबसे पहले तो वो हमें क्लासिफाई कर देता है किसी भी पर्सन को के बेस ऑफ देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। इस तरह की टेस्टिंग हम बहुत ज्यादातर जो आपकी इंटेलिजेंस टेस्टिंग है, आपकी जॉब से रिलेटेड टेस्टिंग है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड टेस्टिंग है, वो ज्यादातर आप जैसे आपने वहां पे देखा होगा हम आपको क्लासिफाई करते हैं। और बाद में क्लासिफाई करने मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी जी बच्चों बोले बोले। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। ओके ओके, चलिए मैं इसको दोबारा ठीक करती हूँ बच्चों, नेट का ना इशू है। बहुत कम आ रही है। एक मिनट में देखती हूँ। अच्छा बच्चों, और समझ अब आ रही है ठीक रूसा, कुछ बेहतर हुई है यस मैम अब ठीक है। अच्छा, जी मैम। तो हम क्लासिफाई करते हैं। अब देखो जब हम किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो इट मींस हम उस चीज की कोई ना कोई स्पेसिफिक प्लेस उसे बता रहे हैं कि इस चीज को ऑन द बेस ऑफ देयर स्किल्स आपने किस अप्रोप्रिएट लेवल पे रखना है। जैसे आपको पता है हमारी जो सारी इवन जॉब से रिलेटेड चीजें होती हैं या सब कुछ होता है, उसमें भी हमारी स्किल्स के अकॉर्डिंग हमें प्लेस किया जाता है। अब उसमें हमारी स्किल्स भी आती हैं, अब स्किल्स में ओब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस भी आता है, हमारी प्रीवियस एजुकेशन भी आती है, हमने पहले क्या क्या काम किया, हमारी क्या क्या एक्सपर्टीज है, ईच एंड एवरीथिंग मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी लेक्चर को किसी एसोसिएट प्रोफेसर की जगह पे नहीं रख सकते, बेशक वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने में बहुत अच्छा हो, बेशक उसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, ईच एंड एवरीथिंग मतलब होती तो है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक, अगर हम उसका टेस्ट लेंगे तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए जी, क्लासिफाई करना है हमें उसको, उसकी पब्लिकेशन कितनी थी, वो क्या क्या चीज पहले पढ़ा चुका है, वो कितने लोगों को करवा चुका है, पहले रिसर्च करवा चुका है, ये मतलब ईच एंड एवरीथिंग इस तरह से चीजें होती है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ बच्चों हमारी जब हम बात कर रहे होते हैं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन एक तरह से हमारी स्क्रीनिंग भी कर रहा होता है।
जैसे आपको पता है, जब अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि जी आपके जैसे भी पेपर हुआ है, आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि एक ग्रेड में आएंगे, जो कि एक माइनस में आएंगे, ए प्लस में आएंगे, 70% मार्क्स में आएंगे, 80% मार्क्स में आएंगे, 90% मार्क्स में आएंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स, मतलब इस तरह से आएंगे। तो एक तरह से हमारी स्क्रीनिंग भी हो जाती है और हम एवरेजली देख लेते हैं कि फलां पर्सन या फलां क्लास या फलां कंट्री या फलां जगह जो है उसमें हम लोगों ने एक्चुअली इस तरह से चीजों को देखना है। जैसे आपने अभी इंसिडेंट, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके साथ सामने कोविड से रिलेटेड स्क्रीनिंग थी कि जितने ज्यादा लोग अपने टेस्ट करवाते जाएंगे स्पेसिफिकली, उतना ज्यादा हमें क्लियर होता जाएगा कि हम अपनी इस प्रॉब्लम में किस स्टेज पे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कोई ना कोई मैयर लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी होती है बच्चों? जी मैम। फिर आगे चलें। जी मैम। अच्छा बच्चों, अब क्लासिफिकेशन के अलावा या इन चीजों के अलावा फिर क्लासिफिकेशन, अब हम इसको जब देखते हैं तो ये सब करने के साथ साथ जब हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं तो क्लासीफाई हमें एक तरह से किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में एक, आप कह लो कि स्पेसिफिक या थोड़ा ऑथेंटिक सर्टिफिकेट दे देती है कि जी अच्छा ये पर्सन इस तरह की किसी ना किसी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी का शिकार है, ये फिलहाल किसी ना किसी और डिसेबिलिटी का शिकार है। जैसे आपको पता है हम पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बल्कि बहुत से कंट्रीज में बाजू बात क्या होता है कि डिफरेंट, अगर आपने कोई क्रिमिनल ने कुछ कोई काम किया, तो गलत काम कर दिया, तो अपने उस क्राइम को छुपाने के लिए लोग समटाइम जो आपके फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट से कि ये पर्सन क्यों के मेंटली डिस्टर्ब था या मेंटली वो बिल्कुल ठीक नहीं था या डिसेबल था या कोई और वजह थी जिसकी वजह से उसे ये क्राइम हो गया है, तो अब उसकी सजा माफ हो जाए या थोड़ी कम हो जाए, उतनी सजा ना हो जितनी आम लोगों की। और इसके अलावा मतलब ये तो एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इस तरह से यूज होती है, लेकिन उसके अलावा हमारी अपनी जो हम लोग बात करते हैं अपनी एजुकेशनल टेस्टिंग की या आईक्यू से रिलेटेड टेस्टिंग की, तो वहां पे भी हमें इसकी रिप्लेसमेंट या सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। आप इवन बच्चों जब आप नेक्स्ट कहीं एडमिशन ले रहे होंगे या मे बी आप लोग कभी बाहर अप्लाई करना चाह रहे होंगे या उसके साथ साथ आप लोग आर्मी में अप्लाई करना चाह रहे होंगे, तो वो आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन मांगते हैं। आप साइकोलॉजिकली ठीक हैं, फिजिकली ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं, इवन बल्कि साथ साथ आपके खुद टेस्टिंग कर रहे हो। इवन जब आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लेना था तो आपको सबसे पहले अपने प्रीवियस सारे सर्टिफिकेट्स दिखाने, वो एक ऑथेंटिक आपके पास प्रूफ था कि आप इन सब चीजों से, वो सारी टेस्टिंग से गुजर के आ चुके। ठीक है, तो ये तो होती है बच्चों हमारी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद जो सेकंड टाइप ऑफ यूज ऑफ टेस्ट है वो है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, अब आपने क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये फलां पर्सन जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह नहीं सोचता, नहीं करता, उसका बिहेवियर थोड़ा ओड है, उससे रिलेटेबल नहीं है, सिचुएशन से रिलेटेबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू आप कह लो कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो अब हमें उसको कोई ना कोई डायग्नोसिस बनाना। ठीक है, अब डायग्नोसिस भी हम ऐसे टेस्ट यूज करेंगे जो कि स्पेसिफिकली किसी ना किसी डिसऑर्डर को, किसी ना किसी प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं। पहले आप थोड़ा सा क्लासिफाई करें किन बेसिस पे, आपने इंटरव्यू लिया है, आपने उसके ऑब्जर्व किया है, डिफरेंट अगर मतलब इनिशियल स्क्रीनिंग कर ली है उसकी। अब नेक्स्ट है कि उसका डायग्नोसिस देना है आपने। आपने टेस्ट किए हैं उसके ऊपर, वो टेस्ट आपको बता रहे हैं कि जी हाँ एक टेस्ट किया है आपने, उसके अंदर भी उसके डिप्रेशन के स्कोर बहुत ज्यादा हाई आ रहे हैं, आपने दूसरे टेस्ट किया उसके अंदर उसके अगेन डिप्रेशन के स्कोर हाई आ रहे हैं, कोई और आपने टेस्ट किया उसके अंदर भी ऐसे कोई ना कोई सिम्टम्स आपको नजर आएंगे कि जो सिम्टम्स ये डिपेक्ट कर रही हैं कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली इन इन प्रॉब्लम्स का शिकार है या हो सकता है। इट मीन्स अब आपकी सारी टेस्टिंग आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ दे रही है कि हाँ जी ये पर्सन जो है ये फलां डिसऑर्डर में मुब्तला है, तो इट मीन्स आप उसको कोई ना कोई डायग्नोसिस दें। क्योंकि बच्चों जब तक आप डायग्नोसिस नहीं देंगे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल टू क्रिएट अ ट्रीटमेंट प्लान। तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाएंगे? मतलब जब आपको यही नहीं पता कि वो पर्सन डिप्रेशन की फेज से गुजर रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया को फील कर रहा है, या वो एंजाइटी को फील कर रहा है, या ओसीडी को फील कर रहा है, या उसकी कुछ सोमेटिक कंप्लेंट्स आ रही हैं, सोमेटाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो जब तक आप एक ऑथेंटिक डायग्नोसिस नहीं लेंगे, आप कभी भी एक अच्छी ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना सकते। तो उसके बाद ऑब्वियसली आप ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, आप सोचेंगे अब हमने इसके साथ थेरेपी कौन सी करनी है, थेरेपी की कौन कौन सी जो कंडीशंस हमको फॉलो करना है, और थेरेपी में किन किन प्रैक्टिस्टिक्स को, किन किन टेक्निक्स को हमने फर्दर यूज करना है। ठीक है बच्चों, जी मैम। ये तो है ऑब्वियसली टेस्ट से हमें इस टाइप की मतलब इस
काम के लिए भी यूज होती है। फिर उसके बाद है बच्चों सम टाइम टेस्टिंग जो है, जैसे अगर आप सिर्फ फिजिकल टेस्ट भी करवाते हैं, मतलब आजकल आपको मतलब कोई डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब कर रहा है, कोई फिजिशियन नहीं प्रिस्क्राइब कर रहा है, आप खुद ही 6 माह बाद 1 साल बाद जाके अपने डिफरेंट मतलब आप ब्लड से रिलेटेड टेस्ट करवा रहे हैं, आप यूरिन से रिलेटेड टेस्ट करवा रहे हैं, आप अपनी शुगर लेवल चेक करवा रहे हैं, या डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट है वो कर रहे हैं। जब आप ये करवा रहे होते हैं तो उसको तक एक्चुअली आप अपनी सेल्फ नॉलेज लेना चाह रहे होते हैं, जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। इसी तरह साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी क्या होता है कि सम टाइम लोग, मतलब यहाँ पे तो नहीं होता ऐसा, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि वो चाहते हैं कि वो अपनी वेलबींग को चेक करें, तो वो कितने ज्यादा वेलबींग पर्सन है, या उनके अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है जिनकी वजह से इन फ्यूचर वो किसी ना किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाएंगे। तो उससे पहले ही वो अपनी सेल्फ नॉलेज के लिए भी टेस्टिंग करवा रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आपको अपने बारे में थोड़ा आइडिया होता है। जब आप भी इवन टेस्ट कर लेंगे तो समटाइम आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे चलो अब मुझे टीएटी करना आ गया है या मुझे एचएसडी करना आ गया है, तो अब मैं ये चीजें खुद पे अप्लाई करके खुद की इवेल्युएशन करूँगा। और फिर आप अपने अंदर देख रहे होते हैं कि आपके अंदर बहुत सी ऐसी नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं या नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं जो कि आपको ऐसा सामने नहीं पता चल रही होती, या आप उन्हें बहुत दफा दबा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो टेस्ट में क्लियर कट आपके सामने रखी हैं तो आप उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आप उनकी तरफ ध्यान देते हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं, तो आपको पता चल रहा होता है कि जी अच्छा आपके आपको इन इन जगहों पे इस तरह से काम करने की जरूरत है। ठीक है जी जी बच्चों, मैम। समझ आ रही है? जी मैम आ रही है। सबको आ रही है? बाकी सारे कहाँ पे गए हैं, सोए में? यस मैम आ रही है। उसके बाद बच्चों प्रोग्राम एवेल्युएशन होती है। प्रोग्राम एवेल्युएशन का मतलब ये है कि जब आपने कोई ट्रीटमेंट प्लान कर लिया है, आपने उसको थेरेपी कर ली है, थेरेपी करने के बाद भी हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कर रहे होते हैं, ये चेक करने के लिए कि अगर हमने उसकी थेरेपी की है या उसे कोई ट्रीटमेंट दिया है तो वो ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव रहा। क्या हमें किसी और चीज को की तो जरूरत नहीं है उसको करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक तो पहले आपके टेस्ट करवाता है जब कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, और फिर ट्रीटमेंट के एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, वो इट डिपेंड्स अपॉन योर सिवियरिटी कि आपकी सिवियरिटी कैसी है, आपके सिवियरिटी का लेवल कैसा है। उस लेवल को चेक करने के बाद वो अगेन मतलब आपको ट्रीटमेंट देने के बाद दोबारा अगेन आपका टेस्ट करवाते हैं, ये देखने के लिए कि अब आपके अंदर पहले से क्या नई जो चेंजेस हैं वो आए। तो इसी तरह से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी होता है। आप थेरेपी कर रहे हैं, नो डाउट आप उसकी बहुत सी परेशानियों को चीजों को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप उस प्रोग्राम को भी इवेलुएट कर रहे हैं कि आप जो थेरेपी कर रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं, बस आप एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए और चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चों ऑब्वियसली हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो हम अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेज में यूज करते हैं। अभी आप रिसर्च कर भी रहे होंगे, आपने इस बार कोई ना कोई रिसर्च प्रपोजल भी बनाना होगा, तो आप देखेंगे उसमें कि आप उसमें में भी कोई ना कोई ऐसे डिफरेंट आप टूल्स यूज कर रहे हो, मतलब कि जी हमारे ये वेरिएबल्स हैं और उनसे रिलेटेड हमें अपना अपना टूल्स यूज करने हैं। जी सकलैन कुछ समझना है या कुछ पूछना है आपने? तो बच्चों हमारा टेस्टिंग जो है वो एक्चुअली हमारी रिसर्च में भी बहुत अच्छे से यूज होती है, रिसर्च करने के लिए कि जिसमें हम चीज़ों को इवेलुएट कर रहे हैं एजुकेशनल सिस्टम में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में और डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यूज होती है। तो ये बच्चों कुछ एक्चुअली यूजेस ऑफ टेस्टिंग थी जो कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं टेस्ट को इन वेज में। अब अगर आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप ये सारी चीजें लिखेंगे उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है बच्चों मैम। हम लोग देखते हैं कि अगर हम टेस्टिंग की इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग हमेशा जरूरी तो नहीं एक ही तरह से चलती जाएगी, एक ही तरह से रहे। डिफरेंट आप कह लो कि वो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी को, रिलायबिलिटी को, उसकी साउंडनेस पे कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहे हैं। मतलब वो आपके एग्जामिनर का फैक्टर भी हो सकता है कि जो आपका टेस्ट ले रहा था वो कितना ज्यादा कॉम्पिटेंट था, उसको उन चीजों के बारे में कितनी नो हाउ थी, वो किस तरह से उन चीजों को लेकर चल रहा था, उसकी अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरह से रेपो बिल्ड हुई थी, या उसको उस टेस्ट की जो इंस्ट्रक्शंस थी या उस टेस्ट की जो एसेंशियल क्वालिटीज थी या उस टेस्ट से रिलेटेड जिन जिन चीजों को कंडीशंस को फॉलो करना था उसे उनके बारे में पता भी था या नहीं। तो ये भी हो सकता है कि उसे ना पता हो, उस वजह से भी टेस्टिंग की जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं होते।
समटाइम क्या होता है, जो टेस्ट देने वाले होते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे टेस्ट, उनका टेस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो मारे बांधे आ रहे होते हैं, या कह लें कोई जबरदस्ती उससे वो सब कुछ करवाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें डिफरेंट, मतलब वहां पे जो टेस्टिंग के स्कोर आएंगे वो स्कोर बिल्कुल भी आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो वहां पे फिर आपको ऐसी टेस्टिंग तो बिल्कुल ही चाहिए होती है। इसके अलावा समटाइम बच्चों हम बहुत से एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं करते, और जब हम उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते तो उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करने की वजह से भी हमें समटाइम्स आप ये कह लो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम जो है उनको फेस करना पड़ रहा हो। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स हैं जो कि टेस्टिंग की साउंडनेस पे फैक्टर आ रहे हैं, फर्दर हम वन बाय वन देखें। जिसमें सबसे पहला बच्चों आपके सामने फैक्टर ये है, इसको चलो मैं हाईलाइट भी कर लेती हूँ। एमएससी के साथ साथ चीजें याद रखनी है। अगर पेपर में आपका ये इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर टेस्टिंग की साउंडनेस पे इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, तो उसमें फर्स्ट फैक्टर यही है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे हम लोगों ने बच्चों कल देखा था कि जब भी हम किसी टेस्ट की बात करते हैं तो हर टेस्ट की कुछ ना कुछ स्टैंडर्डाइजेशन, कि वो इतनी एज ग्रुप के लिए है, वो सिर्फ मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए है, बच्चों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, अडल्ट के लिए है, लेट अडल्ट के लिए, लेट अडल्टहुड के लिए है, ज्यादा के लिए, कम के लिए, मतलब डिफरेंट हो सकती है चीजें। अब अगर कोई पर्सन आता है आपके पास, ठीक है, और वो उन चीजों को लेकर चल रहा है, कर रहा है, अब एक टेस्ट एडमिनिस्टर करने वाले को यही नहीं पता कि इस टेस्ट की स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे आप लोग में भी बहुत से लोग इस तरह की मिस्टेक करेंगे अपनी टेस्टिंग में कि जब आप लोग एचएफडी का टेस्ट करवाते हैं, एचएफडी एज एन इमोशनल इंडिकेटर भी यूज होता है और एचएफडी एज एन इंटेलिजेंस टेस्ट भी यूज होता है, लेकिन वहां पे एक स्पेसिफिकेशन है कि एचएफडी एज एन इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए यूज होता है, 12 ईयर्स तक के, ज्यादा बड़ों के लिए यूज नहीं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता इस बात का, मतलब आप लोग ही इस तरह के ब्लंडर कर देते हैं कि आप बड़ों को भी यूज करते हैं। अब जब आप इस तरह यूज करेंगे तो वो टेस्ट का कोई फायदा नहीं। तो इसी तरह बच्चों हम लोग डिफरेंट, बाज़ क्या होता है कि हम लोग अपने टेस्टिंग के प्रोसीजर में, जैसे आपको पता है कि बहुत से टेस्ट होते हैं आपके पास इंग्लिश में, कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आप लोग उसको ट्रांसलेट कर देते हो अपनी नेटिव लैंग्वेज में। लेकिन समटाइम क्या होता है कि इवन अगर आपने उर्दू में ट्रांसलेट भी किया है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ बहुत से लोग जो है उन्हें उर्दू पढ़नी नहीं आती, या बहुत से लोग हैं जिन्हें उर्दू समझनी भी नहीं आती है, मतलब जो बहुत गाँव से बिलोंग करते हैं, तो उनको फिर आप समझाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, आप ऐसा करते हैं कि आप उसी टेस्ट को उनकी जुबान में समझाने के लिए चीजें यूज कर रहे होते हैं। तो वहां पे हम जो वर्डिंग यूज करते हैं ना, वो वर्डिंग टोटल, मतलब नो डाउट आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी वर्डिंग यूज करें जो कि इस चीज को, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को ज्यादा चेंज ना करें, लेकिन उसके बावजूद वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं सोफा और काउच, अब काउच और सोफा उन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब सोफा एक अलग चीज है और काउच एक अलग चीज है। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को पता ही नहीं है कि सोफा क्या होता है, या तो उसका कभी किसी सोफे से वास्ता ही नहीं पड़ा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा है, तो आप उसे कैसे कहेंगे कि उसको सोफे की समझ आएगी, और उसको सिर्फ काउच का पता है, काउच का वर्ड बोलेंगे वो फौरन समझ लेगा। लेकिन वहां पे आपने क्या किया, आपने उसकी नेचर को टोटली चेंज कर दिया। तो इस तरह की जो स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड मिस्टेक्स हैं वो अगर होती रहती हैं, जिसकी वजह से उस टेस्ट की साउंडनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे बच्चों डिप्रेशन का वर्ड है, तो हो सकता है कि अगर कोई किसी ऐसे इलाके से बिलोंग करता हो जो बहुत ही ज्यादा, आप ये कह लो कि बैकवर्ड एरिया है, वहां पे लोगों को भी इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी इतना आइडिया नहीं है, अगर आप वजीरिस्तान साइड वाली साइड पे चले जाए, इवन जनूबी पंजाब के बहुत से इलाकों में चले जाए, सिंध के बहुत से इलाकों में चले जाए, तो वहां पे आप अगर किसी से पूछते हैं कि आपको डिप्रेशन है, तो उसको तो वर्ड की समझ ही नहीं आएगी ये डिप्रेशन होता है। अब आप डिप्रेशन को बताने के लिए, उसकी जुबान में उसको समझाने के लिए उसको कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताना शुरू करेंगे, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते 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 आप क्या करेंगे, जो टेस्ट की असल शक्ल है या जो टेस्ट की असल जुबान है उसको कहीं भूल जाएंगे, और आप उनको उनकी जुबान में समझाने के लिए करते करते उस टेस्ट की स्टैंडर्डाइजेशन का बेड़ा गलत होता है। ऐसा हम करते हैं, सिर्फ आप नहीं, हम लोग भी यूं ही करते हैं।
हम लोग अपनी बहुत सी चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। बहुत से टेस्ट है जब हम उन्हें उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, हम उनकी वर्डिंग को नो डाउट ज़्यादा से ज़्यादा तो कोशिश करते हैं कि वो सेम रहे, लेकिन सम हाउ वर्डिंग वैसी नहीं रहती, वो टोटली चेंज हो जाती है। इसीलिए है, मतलब इस वजह से भी टेस्ट की साउंडनेस पे इफेक्ट करता है कि वही टेस्ट जो अपने कंट्री में, उनके कंट्री में वैलिडिटी जो है वो 90% वैलिडिटी शो कर रहा था, वो आपके यहाँ पे आके उस तरह की वैलिडिटी शो नहीं करता। इसकी सबसे बेस्ट मतलब कई टेस्ट है जिनकी एग्जांपल है ऐसी, जैसे एसपीएम के एग्जांपल है हमारे सामने कि एसपीएम जो है जब आप उसको स्कोर कर रहे होंगे, मे भी जब आप उसको स्कोर करें यहाँ पे आपको लग रहा हो कि आपके इंटेलिजेंस का लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम इसको स्कोर कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये टेस्ट किस तरह, तब आप हैरान रह जाएंगे बच्चों, आपकी जो इंटेलिजेंस आप आम जिंदगी में है वो उस टेस्ट के अंदर बिल्कुल लो हो जाए। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो कल्चरली स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आएगा कि स्टैंडर्डाइजेशन पे किस किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा होता है। जी मैम। मुझे लगता है आज सिर्फ इकराम को समझ आ रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा। कोमल भी जाग गई है, और उषा, हिरा, ये गीता, ये बाकी सब लोग कहाँ पे सोए हुए हैं? मैम आ रही है समझ। जहाँ से ना मैम आ रही है। दरमियान में रोक लीजिएगा, लेकिन समझ के अच्छी तरह से लेंगे। मैम आ रही है, आज आवाज का बहुत इशू हो रहा है। चलिए शुक्र है अगर आ रही है। उसके बाद बच्चों क्या होता है, जैसे अभी उनके नीचे वाला जो है ये हम लोगों ने ऊपर ही कर लिया है डिस्कस उसके अंदर ही, कि जिसमें हम लोग डिजायरेबल, ये जो हमारा है कि डिजायरेबल प्रोसीजर ऑफ टेस्ट, कि हम लोग समटाइम क्या करते हैं कि हम लोग कह देते हैं कि अच्छा ये, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये चेक करना शुरू कर देते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग प्रोसीजर कौन सा डिजायरेबल है, हम उसके अकॉर्डिंग टेस्ट एडमिनिस्टर कर देते हैं। जो उसका अपना है या उसने जो कुछ बताया हुआ है वो वैसा बताया हुआ, उसको बिल्कुल टोटली भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि अगर हमने वही चीज वैसे एडमिनिस्टर की है तो वो हमारे हाथ उसके स्कोर बहुत अलग आएंगे, तो हम तो उसको नहीं कर सकते उस तरह से। लेकिन वहां पे इस तरह से करते करते हम लोगों ने उस टेस्ट की इफेक्टिविटी को, उस टेस्ट की साउंडनेस को, उस टेस्ट की वैलिडिटी को, उसकी रिलायबिलिटी को टोटली चेंज कर दिया। तो इसलिए जरूरी होता है कि इस चेंज को हम ओवरकम करने की कोशिश करें, उसको चेंज ना। सॉरी बच्चों, आई थिंक नेट का भी मसला हुआ था, तो इस वजह से। मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? जी मैम आ रही है। ओके। जैसे आपके सामने उन्होंने ये रखा हुआ है, एक टेस्ट है, ये बेस टेस्ट है। ये मतलब जब आप टेस्ट भी देखें तब भी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन ये बेस टेस्ट है और बहुत से मतलब ये दिखा रहे हैं कि किसी ने उसको ना अपने अकॉर्डिंग नया टेस्ट बना लिया है। उसको लगा था कि शायद ये टेस्ट जो है वो हमारे लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ रहा हो। बच्चों आपकी क्लास में कौन बिलाल आ गया? नम्रा, मैम हमारी क्लास में से तो कोई नहीं है। मैं वही तो देख रही हूँ, हमारी क्लास में तो कोई बिलाल नहीं है। चलें फिर, इन्हें नहीं एक्सेप्ट करते, ये जो भी हैं अपने असल नाम के साथ तशरीफ लाएंगे तो करेंगे। अच्छा जी, तो इस तरह के बहुत से टेस्ट होते हैं कि हम सम हाउ अपनी अप्रोप्रिएटनेस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेते हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल पता है बच्चों क्या है? आप साइकोलॉजिकल टेस्ट को ना क्या कहते हैं उससे, कॉपी करके यूज़ नहीं कर सकते। इट्स अ क्राइम, मतलब ये वाकई ही एक बहुत बड़ा जुर्म है कि आप साइकोलॉजिकल टेस्ट की फोटोकॉपी करवाएंगे और फोटोकॉपी करवाने के बाद उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम करते क्या है, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो हम अपनी अप्रोप्रिएटनेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं जी, हम लोग उसकी कॉपियाँ भी कॉपियाँ करवाते रहते हैं। और इवन हम लोग आप इस टेस्ट को इस तरह से लोगों के सामने बांट भी नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम फोटोकॉपी शॉप पे रखवा देते हैं, हम लोगों को देना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि वो टेस्ट बनाने वाला यहाँ पे तशरीफ लाए और वो कभी अपने टेस्ट की हालत देखे तो शायद उसे हार्ट अटैक हो जाए। और आपको पता है बहुत लंबे अरसे तक बीडीआई या बैक ने अपने सारे टेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में यूज़ कर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आई थिंक डिफरेंट अदर कंट्रीज भी हैं, वहाँ पे उनके यूज़ पे टोटली बैन कर दिया था कि ये वहाँ पे नहीं यूज़ हो सकता। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम इस तरह की हरकतें ना करें, लेकिन हमें मजबूरी भी होती है, अपने कल्चर को भी देखना पड़ता है, अपनी सिचुएशंस को देखना पड़ता है, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना पड़ता है। और उनकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों भी हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं।
क्योंकि अगर हम उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे फिर हम आपको बिल्कुल कुछ सिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं होता कि हम हर पर्सन को एक बाकायदा अलग से टेस्टिंग जो है वो खरीदते हैं। क्योंकि आपको पता है टेस्टिंग से रिलेटेड जो मैनुअल्स हैं वो लाखों में आते हैं, लाखों में इनकी कीमत होती है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि उनको किसी न किसी तरह से ओवरकम करें। इसी तरह से बच्चों में फिर हमारा जो टेस्टिंग है उसकी साउंडनेस पे इफेक्ट इस तरह से भी पड़ रहा होता है, जिसमें कि समहाउ कोई टेस्ट होता है वो आपने ठीक बनाया, सब कुछ किया है, लेकिन टेस्ट एडमिनिस्टर करने के लिए आपने जो पॉपुलेशन ले ली है वो पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का शिकार है। डिसेबिलिटी बहुत सीवियर भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा माइनर भी हो सकती है। माइनर इस तरह से हो सकती है कि हमने क्या किया, तो कोई पर्सन है वो थोड़ा ऊंचा सुनता है। अब वो ऊंचा सुनता है तो जब आप उसके सामने टेस्ट कर रहे हैं उसको उस चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, तो वहाँ पे वो उस टेस्ट को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा है, वहाँ पे उसका इफेक्ट पड़ गया है। अब आपके यहाँ उन बातों को उस तरह से करने की इजाज़त नहीं है, तो समहाउ हमें क्या करना पड़ता है कि टेस्ट के वो आइटम जो है वो टोटली एक्सक्लूड करना पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे कोई ना कोई मसला आ जाता है। और इसके अलावा बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि आपकी कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से भी आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो सकती है। जैसे अगर किसी टेस्ट में उन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है और उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपसे ये कह रहे हैं जी आप ऐसा करें, आपने 2 फूल लेने हैं या उनको इस तरह से आपस में परोना है या उनको आपने फूल बना के दिखाने में, एक पर्सन को पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती है, हालांकि एज उसकी अप्रोप्रिएट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने कभी फूल बनाया ही नहीं है, उसने कभी पेंसिल ही नहीं पकड़ी और आप उस पर टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं बगैर देखे, तो वहाँ पे भी हमारे टेस्ट की परफॉर्मेंस पुअर आ सकती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना, इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये वो चीज़ें जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। यानी कि जब आप टेस्टिंग कर रहे होंगे, बेशक आप क्लिनिकल के फील्ड में करेंगे, काउंसलिंग की फील्ड में करेंगे, इवन टेस्टिंग से रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाएंगे, तो वहाँ पे बच्चों आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है? यस मैम। यस मैम। अच्छा बच्चों यस यहाँ मैम। जी बच्चों बोलें। मैम इसके लिए जो आप बता रही हैं कि हम लोग की रिसर्च पे या फिर हम जो टेस्ट कर रहे होंगे उस पर इफेक्ट होगा, तो फिर इसके लिए ऑलरेडी हम एक प्री टेस्ट आवाज नहीं आ देना रही है है उसके आपकी लिए, बच्चों। तो हम लोगों ने टेस्ट बनाना है, उसके लिए अप्रोप्रिएट इंसान को लेने के लिए फिर एक प्री टेस्ट बनाना पड़ेगा उससे, ताकि वो पता चल जाए कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अच्छा बच्चों ये टेस्ट हम लोग नहीं बना रहे होते, टेस्ट एक्चुअली बना आपको मिला है, लेकिन टेस्ट को अप्लाई करते वक्त आपने छोटी मोटी चीज़ों को देखा ही नहीं है, इग्नोर ही नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मतलब एक केस है, जैसे यहाँ पे आपकी बुक में भी लिखा है, लेकिन एक केस इस बुक के अलावा भी है कि मतलब हमारी एक सीनियर थी, तो उनके पास कोई ना मतलब अब वो जहाँ पे भी वो उनके पास एक क्लाइंट आया, वो अपनी बेटी को लेकर आया था, उन्हें लगता था कि उनकी जो बेटी है बेटा था सॉरी उनका, कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसको पढ़ने की बिल्कुल समझ नहीं आती, बाकी वो इतना ज़हीन है, सब कुछ है, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, बहुत चुप चुप रहता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, वो बड़े परेशान थे। अब उसे वो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं, इवन वो उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं, बहुत सी जगहों पे लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब उससे पहले उन्होंने मतलब फिर बाद में वो किसी एक उनके पास गए हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, तो साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें बताया है कि मतलब जैसे उन्होंने टेस्टिंग किया, शायद वो इनिशियल स्टेजेस पे था, उसने थोड़ा ज़्यादा देखा है उसको, तो उसने उनसे सबसे पहले बोला है कि अच्छा आप ऐसा करें कि इनके जो फिजिकल टेस्ट है ना वो करवा के लाएं। वो आई थिंक 3 साढ़े 3 4 साल का बच्चा था वो, तो उन्होंने जब उसकी फिजिकल एग्जामिन करवाया है या उसको करवाया, तो सबसे पहले ये पता चला है कि एक्चुअली वो सुन ही नहीं सकता। मतलब शुरू में ये नहीं है कि वो अब सुन नहीं सकता, पहले वो सुनता था, अब कोई उसको बुखार हुआ था, उस बुखार की वजह से मतलब टाइफाइड, आपको पता है जब टाइफाइड बुखार होता है वो आपके बॉडी के किसी ना किसी पार्ट को मतलब वीक कर देता है, आपकी कोई ना कोई फंक्शनिंग, तो उसकी वजह से जो उसकी सुनने की लिसनिंग एबिलिटी थी ना वो थोड़ी कम हो गई थी। अब लोग उसको, अब बाकियों को भी था पता, मतलब पेरेंट्स को नहीं था पता, टीचर्स को नहीं था पता, सब किसी को नहीं था पता, तो वो उसे कहीं ना कहीं मेंटली रिटार्डेड बिल्कुल डिक्लेयर करने लगे थे। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि हमें इनके बारे में भी थोड़ा फोकस करना होता है। नो डाउट मेंटली रिटार्डेड के लिए और इन सब के लिए भी टेस्टिंग मौजूद है। जब आप बच्चों पे टेस्टिंग पढ़ेंगे ना बच्चों इंशाल्लाह ताला, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि कुछ टेस्ट होते हैं जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, कि उन टेस्ट में सबसे पहले वो आपकी ही चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, जो कि बाद में बाकी चीज़ों के साथ आती हैं कि जी अच्छा उसको देखेंगे, करेंगे और किस तरह से उसको लेकर चलेंगे। समझ आइए आप?
उनके लिए आप कह लो कि हमें कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड टेस्ट बनाने पड़ते हैं, और इस तरह के स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं बच्चों। जब आप लोग अपनी इंटर्नशिप करेंगे किसी ना किसी फील्ड में, और अगर स्पेसिफिकली आप लोग करेंगे बच्चों वो इंटर्नशिप स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में, तो आप स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में देखेंगे कि वहाँ पे आप जो टेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो ज़्यादातर इन्हीं डिसेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये ओवरकम करना चाह रहे होते हैं कि क्या इस पर्सन को फला 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 इस तरह की कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। बाद में फिर हम उसकी इमोशनल इंडिकेशन बाद में करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सीरत? यस मैम। बच्चों मुझे आपकी आवाज़ ना बहुत कम आ रही है, शायद मेरी भी आपको कम आ रही है। नो मैम, सही आ रही है। अब देखो, आप किसी के सामने जाके रख दो कोई टेस्ट, और आप उसे कहो कि जी आपने के सामने मैंने 1 मिनट के लिए आपको एक बुक पिक्चर दिखानी है, और 1 मिनट मतलब कुछ सेकंड्स के लिए दिखानी है, और कुछ सेकंड्स के बाद आप लोगों को कहा जाए कि अब आपने ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है। अब उनमें से कोई पर्सन बैठा हुआ है जिसकी आईसाइट वीक है, और उसे खुद भी नहीं पता कि उसकी आईसाइट वीक है, या आपको भी नहीं पता उसकी आईसाइट वीक है, आप उसको भी सबके साथ लेकर चल रहे हो, तो उस बेचारे के तो पहले ही IQ कहीं और पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हमें टेस्टिंग करते हुए, उनकी चीज़ों को देखते हुए फोकस करना पड़ता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जी टेस्टिंग में 12 लोगों का जो टेस्ट है या स्कोर है वो बिल्कुल एक जैसा आया है, वो 2 लोगों का स्कोर बिल्कुल अलग आ रहा है, तो वो ये तो इनवैलिड टेस्ट हो गया। नहीं, उसको इनवैलिड नहीं है, हो सकता है उन लोगों में कोई मसला हो सकता है। तो मैम जी हमारे फोकस की चीजें होती हैं, हाँ जी, ये हमारे फोकस की चीजें होती हैं, फिर ये हमें हमें खुद ही देखना पड़ता है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक मतलब टेस्ट नहीं होता। नहीं बच्चों, टेस्ट होते हैं इन सबके लिए स्पेसिफिक, जैसे मैंने अभी बताया है कि जब आप टेस्टिंग यूज करते हैं स्पेसिफिकली बच्चों पे करें, क्योंकि देखो जब आपके पास कोई बड़ा आया है, बड़े लोग अपना ज्यादा ख्याल रख सकते हैं, उन्हें अपने बारे में ज्यादा पता होता है, चीजों को कर रहे होते हैं, वहां पे हमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है। वहां पे हम इन चीजों को, जैसे अभी मैंने कल आपको बताया था, अगर आपको याद हो सब लोगों को, कि हम टेस्टिंग को जब अप्लाई कर रहे होते हैं तब भी हमने एक सीक्वेंस रखा होता है, जिसमें हम सबसे पहले टेस्ट ही वो अप्लाई करते हैं जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, ताकि हमें शुरू में ही पता चल जाए कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है।